हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि यूपी टेट और सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज अर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो आप ध्यान देंगे स्वाभाविकता और परिवेश का अंतर। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताते चलता हूँ। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक और अचेतन प्रक्रिया है जो समृद्ध परिवेश में अपने आप होती है, जैसे कि मातृभाषा। मातृभाषा हम खुद सीख लेते हैं, सुन के सीख लेते हैं। जबकि भाषा जो अधिगम होता है एक सचेतन नियमबद्ध औपचारिक प्रक्रिया जो विद्यालय में सीखी जाती है। अगर हम इंग्लिश सीखते हैं तो इसके लिए क्रमबद्ध हम लोग देखते हैं कि कोचिंग करना पड़ता है या फिर विद्यालय में जाकर सीखना पड़ता है। उसके लिए एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, ठीक है। बट अपना एक जो भाषा अर्जन है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हम घर में, परिवेश में, आसपास में, पड़ोस से सीख लेते हैं। यही एक अंतर है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रसिद्ध भाषाविद नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है। तो ये जन्मजात होती है। बच्चे जन्म लेते हैं, वही सुनते रहते हैं और वही अर्जन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको एलईडी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है लेओ वाइगोस्की के अनुसार भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो अब ध्यान रखेंगे सोशल इंटरेक्शन। इसके थ्रू बच्चों को ज़्यादा भाषा सीखने में आसानी होती है, क्योंकि देखिए वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार बच्चा क्या होता है, वयस्कों से और सामाजिक अंतःक्रिया संवाद करके ही भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जीन पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किस प्रकार के माध्यम में विकसित होती है। तब ध्यान रखें अंतरक्रिया, जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन के द्वारा भाषा विकसित होती है। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा काम करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तब ध्यान रखेंगे बच्चों को भाषा का प्रयोग करके विविध अवसर प्रदान करना यह सबसे उपयुक्त माना जाता है भाषा सिखाने में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीए 2005 के अनुसार एक बहुभाषिक कक्षा मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों की मातृभाषा को क्या बोलते हैं। तो कक्षा में एक संसाधन रिसोर्स के रूप में सम्मान और स्थान देना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टीफन क्रैसन के बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षार्थी के वर्तमान भाषाई से थोड़े ऊंचे स्तर का भाषा निवेश प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा विकास यानी लैंग्वेज स्किल के संबंध में कौन सा कथन सर्वथा सत्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाषा के सभी 4 कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित यानी इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ विकसित होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा के ग्राह्य कौशल यानी रिसेप्टिव स्किल कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे सुनना और पढ़ना जो है वो ग्राह्य कौशल है। आप देखे होंगे LSRW जो हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यही क्रम है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे बोलना और लिखना जो होता है इसको हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन बी अभिव्यक्तात्मक कौशल वे होते हैं जिनके माध्यम से हम विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं यानी प्रोड्यूस या एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलकर लिखकर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। तो पढ़े गए पाठ का अर्थ ग्रहण करने को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए पठन का मूल उद्देश्य केवल अक्षर का पहचानना नहीं बल्कि लिखे हुए पाठ का अर्थ समझना है। बिना अर्थ समझे पढ़ना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कौशल के विकास के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे लेखन कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अपने विचारों की स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पढ़ते समय अक्षर या शब्द को पहचानने में कठिनाई और रुक रुक कर पढ़ना किस अधिगम अक्षमता का लक्षण है। तो पढ़ने में अगर दिक्कत होती है तो आप ध्यान रखेंगे डिसलेक्सिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते होंगे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो डिसकैलकुलिया, लिखने में दिक्कत होती है तो डिसग्राफिया, बोलने में दिक्कत होती है तो फेजिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया लिखने में कठिन खराब लिखावट और विचारों के क्रमबद्ध रूप से न लिख पाने के किस विकार को दर्शाता है। आप ध्यान देंगे ऑप्शन बी डिसग्राफिया, हमें लिखने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया का उदाहरण है। नेक्स्ट भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि की क्या विशेषता है। तो आप ध्यान देंगे इसमें द्वितीय भाषा को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है और व्याकरण के नियमों को अत्यधिक जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना सीधे लक्ष्य में अपने ही लक्ष्य भाषा में ही सोचना और संवाद करना, ठीक है। देखिए जो डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। यदि बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है तो उसे अंग्रेजी के ही समृद्ध परिवेश में अंग्रेजी के माध्यम से ही सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 17 देख रहे हैं संप्रेषणात्मक उपागम यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच भाषा शिक्षण में किस प्रकार से अधिक बल देता है। तो ऑप्शन बी आप ध्यान देंगे दैनिक जीवन के वास्तविक और अर्थपूर्ण संदर्भों में भाषा के व्यवहार और प्रयोग, ये कम्युनिकेशन पर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखें, कक्षा में दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट, कविताएं, कहानियां और संदर्भ में जुड़ी लिखित सामग्री का अध्ययन। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो आप ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही होता है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे के भाषाई विकास और प्रगति का प्रमाणिक, क्रमिक और जो समग्र रिकॉर्ड हो जाए उसको प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी आप ध्यान देंगे, शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक यानी को स्कॉलस्टिक पक्ष जैसे होता है खेल, कक्षा, व्यवहार का समग्र आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भाषा शिक्षण में निरंतरत्मक परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटियां, सीखने में कठिनाई और उनके कारणों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन कब किया जाता है? तो आप ध्यान रखिए, उपचारात्मक शिक्षण तब किया जाता है जब निदानात्मक परीक्षण द्वारा कठिनाइयों का पता चलने के बाद उनकी कमियों को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो ऑप्शन बी है, यह बच्चों के पढ़ने में रुचि और कल्पनाशीलता को जागृत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो आप ध्यान देंगे, बच्चों के भाषा के प्रयोग में विविध अर्थपूर्ण अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 25 पे, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है रसानुभूति, सौंदर्यपूर्ण और आनंद की अनुभूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह आयोजित करने का भाषाई उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को विभिन्न वास्तविक संदर्भों जैसे सामाजिक संदर्भों में संवाद करके अर्थपूर्ण भाषा के प्रयोग को अवसर देना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए, रोल प्ले एक संप्रेषण गतिविधि है। जब बच्चे दुकानदार, डॉक्टर या शिक्षक से अभिनय करते हैं तो अपनी वास्तविक जीवन के अनुसार सटीक शब्दावली, हाव भाव का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पढ़े लिखे लोग से संपर्क करेंगे तो कुछ ऐसे शब्दावली बताएंगे, कुछ ऐसे यूज करेंगे जो बच्चों को नहीं पता होता है, तो उससे सीखते हैं। तो रोल प्ले की भी भूमिका अहम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक को क्या माना जाना चाहिए? तो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन और साधन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक साधन यानी अंतिम लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है, बल्कि भाषा सिखाने का एक साधन है, रिसोर्स है। ये बात आपको समझना होगा। शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अलावा बाल साहित्य, अखबार और बाहरी जीवन के अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा सीखने की त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक और अभिन्न हिस्सा है जो बच्चों की सोच को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी एफएलएन का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कक्षा 3 तक है। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य था 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता, पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिभाषा सूत्र आप देखे होंगे का प्रतिपादन किस आयोग द्वारा किया जाता है? तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग 1964-66। त्रिभाषा सूत्र जो है कोठारी आयोग की देन है। इसका उद्देश्य पूरे देश के भाषाई सद्भाव को स्थापित करना है। इसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, एक आधुनिक भारतीय भाषा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, इसका क्या अर्थ है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसका अर्थ यही होता है कि भाषा की अपनी एक निश्चित संरचना और नियम होते हैं जिसके ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। तो भाषा की अपनी एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है। हर भाषा की एक अंतर्निहित व्याकरणिक संरचना नियमबद्ध होती है। बच्चा जन्म से ही अपनी परिवेश से इन नियमों को चेतन रूप से ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह होता है कि भाषा की जो होती है अपनी स्ट्रक्चर होती है। भाषा की एक अपनी एक निश्चित संरचना और नियम होते हैं जिनके तहत ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्कीमिंग यानी पठन का कौन सा तरीका होता है? तो स्कीमिंग पठन का जो तरीका होता है आप ध्यान देंगे, पाठ का सामान्य अर्थ या मुख्य विचार जिष्ट प्राप्त करने के बाद तेजी से बढ़ना। स्कीमिंग का अर्थ होता है सरसरी निगाह से पढ़ना। जब हम देखते हैं कि ऊपर का अखबार को, हेडलाइंस को पढ़ते हैं या फिर हम जल्दी जल्दी नोट्स को रिवीजन करते हैं, सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। तो किसी किताब के सारांश जानने के लिए पन्ने पलटते हैं तो उसे स्कीमिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखेंगे, स्कैनिंग पठन का क्या अर्थ है? तो स्कैनिंग होता है एक विशेष या विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पाठ को तेजी से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा विकास में आप देखेंगे स्वनिम यानी फोनीम क्या है? तो आप ध्यान देंगे ये होता है ध्वनि की छोटी इकाई जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जैसे क, त, म। ठीक है, नेक्स्ट 35, भाषा विकास में रूपिम क्या है? तो आप ध्यान देंगे अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे जल, आ, इसी को हम मॉर्फीम बोलते हैं, उसको हिंदी में रूपीम बोलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार निजी भाषण का बच्चों के लिए क्या महत्व है? तो ध्यान देखेंगे बच्चों के लिए उनके स्वयं के विचारों और कार्यों के लिए सेल्फ रेगुलेशन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है?
तो ये जो है ऑप्शन सी है व्याकरण के लिए। व्याकरण में इसमें आगमन विधि में होता है क्या, इस संदर्भों में उदाहरण के माध्यम से नियमों की ओर जाना जाता है, जब व्याकरण के लिए बेस्ट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, समग्र भाषा उपागम का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भाषा को टुकड़ों में न पढ़ाकर एक समग्र अर्थपूर्ण रूप में पढ़ाना, कहानी कविता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 39 है, भाषा की कक्षा में बहुसांस्कृतिकता यानी मल्टीकल्चरलिज्म का सम्मान करने का क्या अर्थ होता है, तो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की लोक कथाओं, त्योहारों और भाषा शैलियों की कक्षा में शामिल करना, इनको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है, तो इसका इसलिए किया जाता है क्योंकि भाषा के अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावी, रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक शिक्षक कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, तो विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर अधिगम को अधिक रोचक और सुलभ बनाने के लिए यह स्थायी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भाषा के आकलन में सबसे कम प्रभावी कौन सा है, तो डिक्टेशन आप देखे होंगे, श्रुति लेख ये सबसे कम माना जाता है। देखिए, श्रुति लेख केवल सुनने और वर्तनी लिखने की क्षमता को मापता है, यह बच्चों के मौलिक अभिव्यक्ति यानी रचनात्मकता का आकलन नहीं कर सकता, इसलिए सबसे कम प्रभावी माना जाता है। बाकी कहानी सुनना और उस पर चर्चा करना ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, चित्र वर्णन वो भी ज़्यादा बेटर माना जाता है, अनुभव लेखन भी श्रुति लेख से अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है, तो भाषा जो है वो अनुकरण यानी इमिटेशन और पुनर्बदल के माध्यम से सीखी जाती है, ये स्किनर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 है, चोम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत का क्या अर्थ है, तो आप ध्यान देंगे कि दुनिया की जो सभी भाषाओं की एक मूल गहरी संरचना एंड डीप स्ट्रक्चर समान होती है, जिसे मानव मस्तिष्क जन्मजात रूप में ग्रहण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे, कक्षा 1 और 2 के स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इनके लिए होता क्या है कि कविता, गीत, कहानियों के खेल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आकलन के लिए रूब्रिक्स का निर्माण क्यों किया जाता है, तो ये होता है मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और विशिष्ट मापदंडों पर आधारित बनाने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाषा के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगी, अपने देखी हुई घटना या अनुभवों को अपने शब्दों में वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यालय आने से पहले बच्चे भाषा के बारे में क्या जानते हैं, तो वे अपनी मातृभाषा की जटिल और समृद्ध व्यवस्था के व्यवहारिक ज्ञान से लैस होते हैं। ये आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पियाजे के अनुसार जब बच्चा स्वयं से बोलकर बातें करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी अहम केंद्रित भाषा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिक शिक्षा का क्या अर्थ है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करते हैं और आगे चलकर कम से कम 2 भाषाएं जैसे अंग्रेजी, हिंदी आदि ग्रहण सीखते हैं, ठीक है। तो ये था टॉप 50 क्वेश्चन, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।